हमने समझा कि मैक्सिमम हमारे पास केजी हैं वो हैं 1000.3 केजी। ठीक है, हमने अब इसमें सबसे ज्यादा हमारे लिए जो बेनिफिशियल था वो सुपर था। ठीक है, उसके जो हमारे पास टोटल डिमांड थी उसके हिसाब से हमने देख लिया कि हमारे लिए ये, अगर मैं सारी डिमांड अपनी फुलफिल करूं तो मेरा कितना केजी लगता है। तो 250 सुपर के यूनिट्स बनाने के लिए मेरा 0.33 अगर एक यूनिट बनाने के लिए लगता है तो टोटल मेरे पास 82.5 जो हमारे पास मटेरियल है वो लग जाता है। उसको निकालने के बाद मेरे पास 17.8 केजी मटेरियल अभी भी पड़ा है। मैदा, आटा, बिस्किट बनाने में जो भी लगता है वो अभी भी पड़ा है। ठीक है, इससे मैं और बिस्किट बना सकता हूँ। फिर मैंने देखा था ऊपर के रैंकिंग की वजह से कि अब मेरे लिए बेनिफिशियल है टक बनाना। तो टक के मेरे पास डिमांड कितनी मार्केट में, पता चला 200 यूनिट्स है। अच्छा, 200 यूनिट्स बनाने में एक में कितना लगता है टक बिस्किट बनाने में, पता चला कि एक बिस्किट बनाने में 1 केजी लगता है। तो टोटल 200 यूनिट बनाने में 200 केजी लगते हैं, तो वो मैंने लेस कर लिया। अच्छा, मेरे पास बचा था 717.8 केजी। अब भूल जाओ, अब हम इंडिपेंडेंटली देख रहे थे, दोबारा कर लेता हूं कि मेरे पास अब बाकी रह गया गाला। गाला के 300 यूनिट्स की मेरे पास डिमांड है और एक बिस्किट बनने में मेरे पास 2.67 केजी का मटेरियल लगता है। तो मेरे पास 807 केजी होने चाहिए अगर मैं 300 मेरे पास जो डिमांड है वो फुलफिल कर सकूं। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास तो बाकी 717.8 ही केजी है। ठीक है, हम अपनी डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते, हम अपनी मैक्सिमम जो 300 की डिमांड है वो पूरी नहीं कर सकते। तो अब हमने जो बेस्ट हमारे पास प्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स है वो निकालने के बाद, अब वैसे भी गाला हमारे पास लास्ट प्रायोरिटी था, उसको वैसे ही हमने देखना था कि हमारे पास आखिर में कितना मटेरियल बचता है उतना उसको दे देंगे। तो हमें पता चला कि ये तो हम पूरी इसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। तो हमने हमारे पास जो अवेलेबल अब हमारे पास मटेरियल था उसको जब डिवाइड किया कि एक यूनिट बनाने में गाला कितना मटेरियल लगता है, तो पता चला कि हम टोटल 269 जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो बना सकते हैं। 717.8 डिवाइडेड बाय एक, ये हमारे पास टोटल मटेरियल था जो पड़ा था, और एक बनाने में 2.67 केजी लगता है। तो इसका मतलब ये है कि टोटल मैं चाहूं भी ना तो 268.839 मैं बना सकता हूं यूनिट्स। लेकिन अब यहाँ पे एक बात आपने वैसी समझनी है, ये वैसी जनरल एक कॉस्टिंग की बात है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। वो ये है कि यूनिट्स ना हमेशा कभी भी इशारिया में नहीं होंगे, कभी भी पॉइंट्स में नहीं होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बाजार में 268 जो है बिस्किट्स मैं सही बेचता हूँ और एक जो है ना वो तकरीबन 83.9% जो है ना कंप्लीट होता है, थोड़ा सा पैकेट खुला होता है, 4 बिस्किट गायब होते हैं बीच में, वो बेचता हूँ। नहीं, वो या तो 268 होंगे या फिर 269 होंगे। जबकि हमारे केस में 269 ही एक एप्रोप्रिएट फिगर है इसके लिए, जो मैक्सिमम मुझे 269 जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं अपनी अब अवेलेबल कैपेसिटी में 250 सुपर बना सकता हूँ, 200 केजी सॉरी 200 यूनिट्स टक के बना सकता हूँ, और तकरीबन 269, हालांकि मैं चाहूं तो 300 बेच सकता हूँ, लेकिन मैं 269 केजी ही बना सकता हूँ गाला के। ठीक है, ये बात समझ आ गई। 269 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.67 से 7178 आ जाएगा। यस, वो वैसे ही अब मेरे पास सारी कंज्यूम हो गए, अब मेरे पास जीरो रह जाएगा। जी, ठीक हो गया। अब हमारे पास चौथा स्टेप होता है कि मैंने देखना है कि इस प्रोडक्शन से ये तो मेरे पास अब मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है ना, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर की वजह से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मेरी ये हो सकती है कि मैं 269 यूनिट्स ही बनाऊं गाला के, अगर बाकी मैं 100% बनाता हूं तो। ठीक है, अब हमने मैक्सिमम प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन निकालनी है, वो ये ऐसे निकलेगी सिंपली कि मैंने कितने यूनिट्स बेच सकता हूं मैं सुपर के 250, और एक भी बेचने से मुझे कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है, 7। ठीक है, 7 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो मेरे पास सुपर से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 1750 निकल के आ सकती है। टक से इसी तरीके से अगर मैंने 200 यूनिट्स बेचने हैं और एक के बेचने से 9 की कंट्रीब्यूशन आती है तो टोटल 1800 की कंट्रीब्यूशन आएगी। और गाला क्या मैंने 269 यूनिट्स बेचने हैं और एक के बेचने से 12 की हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगी, तो टोटल 3228 हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगी। इन सबका सम अप लूंगा तो ये मेरी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, मैक्सिमम प्रॉफिट है, जो कि कंपनी अपने लिमिटेड फैक्टर के अंदर रह के अर्न कर सकती है। ठीक है, ये सारा डिसीजन मेकिंग के अंदर आता है। ये हम तो यार लगा सकते हैं ना, अच्छा यार वो क्या कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, मटेरियल कम पड़ रहा है ना, अच्छा चलो वैसे ही टक बना लो, अच्छा चल गाला ही बना लो। इसको मैथमेटिकली, इसको लॉजिकली समझने के लिए सारा स्टैंडर्ड है कि हम देखें कि मटेरियल किस में कम लग रहा है, उसके बदले में कंट्रीब्यूशन किससे ज्यादा मिल रही है, और पहले उसी को बनाए। ठीक है, उस लिमिटिंग फैक्टर की वजह से, और फिर जो हमारे पास कम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं लिमिटिंग फैक्टर की वजह से,
उनको आखिर में देखें कि हमारे पास कितने मटेरियल बचते हैं, उतना बना लेंगे। अगर नहीं भी बचते और हमारे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन यूनिट पूरे हो रहे हैं तो हम उसी में खुश हैं। जी जी समझ आ गई मुझे, मैंने आज क्वेश्चन भी किए हैं 18, अब उससे आगे करूंगा शायद मैं सही है। सॉल्व सुबह अब करूँ। सिंपल सी मेक एंड बाय भी समझ लेते हैं साथ ही। वो मैंने ठीक है, अगर समझाना समझा देगा तो ठीक है। चलो एक काम करते हैं ना, उसको मैं सिंपली शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है, लंबी वो है थ्योरी में भी नहीं घुसते। मेक एंड बाय से ऐसे है ना कि सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, नीचे कंट्रीब्यूशन नीचे जो आएगा वो उस हिसाब से कर देंगे। यार मेक एंड बाय की लॉजिक क्या है, मुझे ये बता दो चलो, इसमें डिसीजन मेक मेकिंग में क्या कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, मेक एंड बाय में ये होता है कि जो प्रोडक्ट हमें सबसे मतलब जो कम मटेरियल में बनेगी ना बाहर से, मतलब हम हमारे पैसे बच जाएंगे, वो हम मेक करेंगे, और बाय वो करेंगे कि जो जो बाहर से हमें सस्ते में पड़ेगी ना वो हम बाय करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इसकी मैं थोड़ी सी इसमें थोड़ी बातें ऐड कर लूं। वो ये है कि यार कोई कंपनी पागल नहीं होती, ठीक है, कि वो प्रोडक्शन करे, ठीक है, मतलब वो फैक्ट्रियां लगाए, इतने बड़े खर्चे करे, रिस्क ले इतने बड़े बिजनेस के कि यार पत्नी फायदा होता भी नहीं होता। मशीनरी इतनी महंगी है, खासतौर पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ हर चीज इंपोर्ट करनी पड़ती है, टैक्स पड़ते हैं, तो वो बहुत मजबूर होकर प्रोडक्शन करती है। उसको शौक नहीं होता कि मैं खुद चीजें प्रोड्यूस करूं। अगर वही चीज को मार्केट से सस्ती मिल रही है ना तो वो वहां से ले ले, ठीक है। तो क्यों इतने बड़े लेबर लगा रहा है, मटेरियल लगा रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, एसेट्स ले रहा है, गाड़ियां ले रहा है, जस्ट के मार्केट से मुझे चीज सस्ती बनानी पड़े, ठीक है। तो इसमें सिंपली कंपेयर करते हैं कि हमें बनाने में कितना खर्चा पड़ रहा है और मार्केट में मुझे कितना खर्चा पड़ रहा है। जनरली अमूमन दुनिया में मार्केट से महंगा ही पड़ता है, बट कई चीजें ऐसी होती है जो मार्केट से हमें सस्ती मिल जाती हैं, जबकि हमें बनाने में वो खर्चा ज्यादा पड़ता है, ठीक है। वो कैसे खर्चा ज्यादा पड़ सकता है, मुझे पता चलता है कि यार जो मेरा सप्लायर है वो मुझे महंगी चीजें दे रहा है, कोरोना आ गया है, ठीक है, जो उसकी वजह से बाहर से चीजें हम इम्पोर्ट होना महंगी हो रही हैं, ठीक है, जबकि पाकिस्तान के अंदर वही चीज पड़ी पड़ाई जो है, फॉर एग्जाम्पल हम गंदम जो है वो पहले इम्पोर्ट करते थे, कोरोना की वजह से वो गंदम का रेट महंगा हो गया है, जबकि पाकिस्तान से जो हमारा सेलर है वही गंदम सस्ती में दे रहा है। जो आम किसान है, आम मजदूर है, वो हमें सस्ता पड़ रहा है बाहर से, अगर अंग्रेज हम बुलाते हैं, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं कि बाहर से हमें जो चीज बनाने की जो प्राइस पड़ रही है और जो हम खुद बनाते हैं कॉस्ट पड़ रही है, उनमें क्या सस्ता है, और जो चीज सस्ती होती है उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। इसमें हम इन हाउस कॉस्ट और उसके मुकाबले में एक्सटर्नल कॉस्ट की तरफ कंपैरिजन करते हैं, और जनरली 95% हमें इन हाउस कॉस्ट ही सस्ती पड़ती है। लेकिन कई चीजों के मामले में, जिस तरीके से अगर आप मिसाल ले लो ना, क्या कह सकते हैं कि कोई ब्रांड है, कोई फास्ट फूड का ब्रांड है, ठीक है, वो इंटरनेशनल है, ठीक है, बाहर से चीजें आती हैं उसकी, लेकिन वो अंदाजा लगाता है कि अगर यही केचप मैं पाकिस्तान का कनौर का इस्तेमाल करके इनके साथ बेचूं ना बर्गरों से तो सस्ता पड़ेगा मुझे। मैं क्यों अपनी केचप की पूरी फैक्ट्री बनाऊं पाकिस्तान के अंदर KFC के साथ ही, जिसके अंदर मैं जी वो टमाटर भी लगा रहा हूँ, मजदूर भी लगा रहा हूँ। यार 5 रुपए की पुड़िया बाजार से मिल जाती है केचप की, तो क्यों ना वही बेच लूं मैं, और वही मैं 20 रुपए में उठा के बेच दूं उसको, ठीक है। तो वो फिर एक्सटर्नल की तरफ चला जाता है, ठीक है। उसको पता है पाकिस्तान में केचप सस्ता मिलता है, 2 नंबर काम होते हैं, कनौर ब्रांड ही सही लेकिन गंदी चीज बेचते हैं, तो क्यों ना वही चिपका दूं, अब आप कनौर का नाम पढ़ेंगे खुश हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं, और जो हम बाहर से खरीद रहे होते हैं उनको हम वैसे ही कह देते हैं कि उसको बाहर से खरीदना है, वैसे ही हमें बेनिफिशियल पड़ रहा होता है वो। और फिर जो इन हाउस कॉस्ट होती है उसकी फिर हम रैंकिंग कर लेते हैं कि पहले किसको बनाना चाहिए और बाद में किसको बनाना चाहिए, ठीक है। और इसी में जब ये मिक्स होता है, ये तो सिंपल सी बात होती है ना, इसकी अगर मैं मिसाल ले लूं छोटी सी, कि हमारे पास एक प्रोडक्ट अल्फा है, एक गामा है, एक बीटा है, और एक गामा है, सिंपल समझने के लिए, ठीक है। ये हमें 150 का इन हाउस कॉस्ट सारे खर्चे डाल के वेरिएबल के, ठीक है, और ये हमारे पास बाहर से 155 का पड़ रहा है। अब इसकी मिसाल ले लो, ये 200 का हम खुद बना रहे हैं, बाहर से 230 का पड़ रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास 100 का हम खुद बना रहे हैं और बाहर से 85 का पड़ रहा है। तो सिंपली हमारे पास ये जो चीज है ये हमें 15 का बेनिफिट दे रही है बाय डिफॉल्ट। तो शुरू में हम मुनाफा कमा रहे हैं, अब इसको हम जितने मर्जी में चिपकाएं, ठीक है। ये 85 का खरीद के मैं आवाम को यार मैं तो बड़ा खर्चा किया, 100 रुपए का मुझे पड़ा है, और मैं इसको 200 में चिपकाऊं तो मुझे 100 मिलना है प्लस 15 साथ एक्स्ट्रा मिलना है। तो इसको तो सोचो ही ना, इसको तो बाहर से खरीदो, बाय फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। अच्छा वैसे इसके रेलेवेंट बात नहीं है, लेकिन वैसे ही आगे आपके काम आएगी, कॉस्टिंग का हिस्सा है। एक लफ्ज होता है आउटसोर्स, शायद शायद आपको पता ही हो, ठीक है। उसमें कंपनी क्या करती है, ये तो चलो बाहर से हम खरीद रहे हैं ना, तो हम बाहर से बनवाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम ऑडिट फर्म्स भी ना आउटसोर्स्ड होती हैं,
सही है। ये क्या होता है कि एक चीज है जो अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मेरी केएफसी की मिसाल ले लो, केएफसी में बर्गर बेचता हूँ, फ्राइज बेचता हूँ, जबकि अगर मैं फॉर एग्जांपल फ्राइज की फैक्ट्री लगाऊं तो मैं यार सोच रहा हूँ इतना खर्चा हो जाएगा, जमीन लेनी पड़ेगी, लीगल राइट्स लेने पड़ेंगे, फिर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, मशीनें लेनी पड़ेगी, मजदूरों का खर्चा होगा, मटेरियल खर्चा होगा, ठीक है। मुझे एक बंदा आता है इतने में, वो मुझे आके कहता है यार तू छोड़, तू मुझे ना अपना कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ कर, ठीक है, और तुझे ना मैं तकरीबन 85 रुपए, जो तू 100 रुपया तुझे खर्चा पड़ रहा है ना पर यूनिट बनाने में, तुझे मैं 85 में खुद बना के दूंगा। वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरे साथ, ठीक है, मैं खुद खरीद नहीं रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको भी बेनिफिट हो रहा है, मुझे भी बेनिफिट हो रहा है, एक म्यूचुअल। तो मैं चीज आउटसोर्स कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से, जिस तरीके से जे डॉट कपड़े बेचता है, लेकिन उनका नाड़ा जो है फॉर एग्जाम्पल वो अफोर्ड नहीं कर सकते बनाना, तो एक कोई बाहर का बंदा उसको आउटसोर्स कर देते हैं कि यार तुम्हें नाड़े बना बना के बेच, मैं आवाम को 1000 2000 में चिपकाऊंगा, ठीक है। और जो परफ्यूम भी इनके खुद नहीं बनाते, ये बाहर से उनको खरीदते हैं, ऊपर जे डॉट का लेबल लगाते हैं और उठा के आवाम को बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो चीजें आउटसोर्स हुई पड़ी होती हैं, तो इसमें एक्सटर्नल कॉस्ट भी हो सकती है और आउटसोर्स कॉस्ट भी हो सकती है। अगर बाहर से बनवाने का खर्चा मुझे सस्ता पड़ रहा है तो मैं खुद क्यों बनाऊं, और बाहर वालों को अक्सर सस्ती चीजें पड़ती हैं, ठीक है। उनकी अक्सर अपनी जमीनें हों, अपने उनके जानने वाले मजदूर हों, सब कुछ, उनको सस्ती चीज पड़ रही है और मुझे वही महंगी चीज पड़े, ठीक है। तो आउटसोर्स भी हम कर सकते हैं चीजों को। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इनमें कंपैरिजन करते हैं, यार इसको तो बनाना ही बनाना है, इसको हमने बाहर से खरीदना है। अच्छा, अब इनमें देख लेते हैं कि खर्चा किसमें कम पड़ रहा है। इसमें खर्चा सपोज पड़ रहा है मुझे 5 का एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है, और इसमें कितना पड़ रहा है 20 का। खर्चा इसमें कम पड़ रहा है, पहले नंबर इसको दो, इसको बनाओ, और दूसरा नंबर इसको दो, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। ये होती है मेक एंड बाय। बाहर से क्या बनाना लेना चाहिए और अंदर से क्या, और अंदर से जो खर्चे आ रहे हैं, कम खर्चा किसको पड़ रहा है। अब यही जब मिक्स होता है ना मेक और बाय लिमिटिंग फैक्टर के साथ, लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय। अच्छा, ये मेक और बाय है, मेक एंड बाय नहीं है। या तो बनाओ या फिर खरीदो, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ना थोड़ा एक सवाल कर लेते हैं, क्योंकि ये चीजें ना ऐसे क्रक्स में समझ नहीं आएगी। मिसाल ले लो, हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। एक हम बुक बनाते हैं, बुक्स, एक हम पेन बनाते हैं, और एक हम स्केल बनाते हैं, suppose। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारी, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास सपोज, पहले सारे खर्चों को कर लेते हैं। इसको, इसी वेरिएबल कॉस्ट को हम इन हाउस कॉस्ट भी कह रहे थे, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग वेरिएबल कॉस्ट ही रेलेवेंट होती है इधर, ठीक है। तो सपोज वो हमें 100 पड़ती है खुद बनाने में, 155 इसमें पड़ती है, और 220 इसमें पड़ती है। जबकि ब्रॉट इन कॉस्ट, ये एक्सटर्नल कॉस्ट का दूसरा नाम है, कि बाहर से चीज अंदर हमारी फैक्ट्री में लाने पे जितने टोटल खर्चे मिला के, एक यूनिट बुक जो है मुझे बाहर से 115 में पड़ती है, ठीक है, और 140 में पेन पड़ता है, और तकरीबन 225 में, 255 में हमारे पास स्केल पड़ता है। तो इसमें क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है? पेन होगा। यस, पेन से मुझे बेनिफिट हो रहा है तकरीबन 15 का, तकरीबन ये 35 का। इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको तो बनाना ही बनाना है, इसका तो मसला ही नहीं है। इसको साइड पे ले आओ, पेन, यू आर सिलेक्टेड, तो ऑलरेडी मुझे फायदा दे रहा है, ठीक है। आपको अगर ये घर इधर रूम में बैठे ही ना एक लड़का आपसे, एक तरफ अदनान आपसे कहे यार मुझसे 10 रुपए में ये पेन खरीद ले, उधर से साथ ही बैठा हो ना आपको कहे कि 20 रुपए मुझे दे दो, तो आप सोचोगे नहीं, उधर दे और इधर ले, ठीक है। 10 रुपए बैठे बैठे आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो 15 तो ऑलरेडी हमें बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है।
तो उसके मुकाबले में हमारे पास जो दूसरी कॉस्ट होता है, अब इनमें कंपैरिजन करना है कि खर्चा जो जिनमें पड़ रहा है, एक्स्ट्रा खर्चा, उनमें हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे बुक को, और सेकंड प्रायोरिटी हम देंगे स्केल को। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें अब नया टच आ जाएगा लिमिटिंग फैक्टर का। अच्छा, अब इस बजाय इसके कि मैं दो आपको दूंगा तो उसमें आइडेंटिफाई करना, तो आइडेंटिफाई करने का ये तरीका होता है। ठीक है, अगर आपको दो सवाल में दे दे, उनमें होगा एक ही आपके लेवल के ऊपर, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस तरीके से कि आपके लिए कौन सा है। टोटल आपने वो निकाल लेने कि हमारे रिक्वायर्ड कितने हैं, उसको कंपेयर करोगे हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, और आपको उस तरीके से शॉर्टफॉल निकल आएगा। और अगर रिक्वायर्ड जो हमारे अवेलेबल से कम होंगे, तो हमारे पास हमारा वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ठीक है, वो उल्टा एक्सेस फैक्टर है। तो लिमिटिंग फैक्टर सपोज हमारे पास है मशीन आवर्स, कि हमारी जो मशीनें हैं, एक तो लिमिटेड हैं, क्वांटिटी क्वांटिटी में कम है, और फिर वो गर्मी की वजह से काम ही मैक्सिमम कम कर पाती हैं। तो हमारे पास टोटल वो 300 आवर्स काम कर पाती हैं। ठीक है। फिर हमारे पास, अब तो पेन की कहानी तो गई, तो हमारे पास सपोज हमने मैक्सिमम अपने आवर्स निकालने और कंपेयर करना है इनके साथ। ठीक है, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स रह गई हैं, बुक्स और दूसरा स्केल। स्केल के यूनिट्स डिमांड हमारे पास है, सपोज इसके 100 है, और इसके इससे कर लो 130 कर लो। ठीक है। और मुझे ये पता है कि एक आर पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में तकरीबन मुझे सपोज इसमें लगता है 1 घंटा, और इसमें लगते हैं 2 घंटे। ठीक है। अच्छा, अब ये आर पर यूनिट की जो कहानी है ना, ये मेरी जान, ये हमने ऊपर ना ये लंबी की थी। ठीक है। तो इसको, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया था कि आर पर यूनिट यहाँ हमने कैसे निकाला था, ये कहाँ निकाला है हमने, ये। ठीक है, इधर भी निकाला है, इधर भी निकाला है। कैसे? कि हमारे जो हमारे फॉर एग्जांपल जितनी भी कॉस्ट पर यूनिट होती है, उसको हमने डिवाइड करना है कॉस्ट पर केजी के हिसाब से, कॉस्ट पर आर के हिसाब से, तो मेरे पास उतने केजी पर यूनिट या आर पर यूनिट आ जाएंगे। ठीक है, लॉजिकली भी इसको देखा है। ये समझ ना आया तो बेशक दोबारा पूछ लेना, मैं आपको दोबारा प्राइवेट में भी समझा दूंगा, व्हाट्सएप पे सारा। ठीक है, तो ये आर पर यूनिट के एक यूनिट बनाने में सपोज मुझे बुक्स के 1 घंटा लगता है, जबकि स्केल बनाने में मशीन के ऊपर 2 घंटे लगते हैं। वैसे लॉजिकली बात समझ नहीं है कि बुक बनाने में 1 घंटा, खैर हो सकता है। तो ये हमारे पास, ये क्या कर दिया तुमने, टोटल हमारे पास, अगर मैंने 100 बुक्स बनानी है, तो एक बुक बनाने पे 1 घंटा लगता है, तो टोटल मेरे पास 100 घंटे लगेंगे 100 बुक्स बनाने पे। इसी तरीके से 130 स्केल बनाने पे, अगर एक स्केल पे 2 घंटे लगते हैं, तो 130 स्केल बनाने पे 260 घंटे लगेंगे। ये हमारे पास क्या है, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड। अब इसको जब मैं कंपैरिजन करूंगा कि मेरे पास अवेलेबल कितने हैं, 300, ओए होए मसला हो गया, ये तो कितने का, 60 का शॉर्टफॉल आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही हमारे पास है, मैं स्टेप्स के साथ साथ अगर टच देता जाऊं, तो पहला हमारे पास था आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, वो तो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पे कि हमारे पास ये लिमिटिंग फैक्टर आ रहा है, अगर तो मेरे पास 360 या 360 से ज्यादा आवर्स अवेलेबल होते, तो मेरे पास ये लिमिटिंग फैक्टर था ही नहीं। लिमिटिंग फैक्टर आ इसलिए रहा है कि 360 चाहिए, जबकि मेरे पास अवेलेबल 300 है। ठीक है। और दूसरा स्टेप मेरे पास था कि मैंने लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट निकालना था, तो वो भी मैंने निकाल लिया। ठीक है, ये 1 और 2, लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास मशीन आ रहा है, और पर यूनिट वो 1 और 2 घंटे लगते हैं दोनों को रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने काम देखना है कि बुक और स्केल में कौन सा हमें बनाना चाहिए और किसको पूरा करना चाहिए, और जो बाकी घंटे बच जाएंगे लिमिटिंग फैक्टर में, वो कम वाले को दे देंगे। ठीक है। अब आगे आते हैं। आगे हमारे पास अगला स्टेप हमारे पास था स्टेप नंबर 3, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, सपोज मिसाल ले लो, मैं वैसे यहाँ गिवन है
इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होती। यहाँ पे स्टेप नंबर जो 4 होगा, मैं यहाँ पे बोल्ड करके लिख लेता हूँ कि जब मेक और बाय की बात हो रही है ना, उसमें हम डिसीजन ये ले रहे हैं कि जो अंदर खर्चा कर रहे हैं, किस में खर्चा सबसे कम पड़ रहा है, किस में फायदा ज्यादा हो रहा है। कंट्रीब्यूशन भी तो फायदा है और एक्स्ट्रा कॉस्ट कम पड़ना भी तो फायदा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है, वो मेरे पास कितनी है, वो की है 15 और स्केल की है 35, ठीक है। अब जब इसको मैं डिवाइड करूंगा ना लिमिटिंग फैक्टर पर आर से, जो सॉरी लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट से, तो मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। स्टेप 5, ये मेरे पास खर्चा है, ये मैं ज्यादा बेनिफिट दे रहा है 15 खर्चा करके, और एक हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है 15 का, जस्ट तो ये हमारे पास 15, ये 35 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास 17.5। अब वहां पे हम देखते थे कि कंट्रीब्यूशन किससे ज्यादा हो रही है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे खर्चा किससे ज्यादा कम हो रहा है, फायदा किसमें है। तो पता चला जी बुक में ज्यादा फायदा है, बुक सिर्फ 15 खर्चा कमा रही हमें दे रही है, और जो स्केल है उससे ज्यादा खर्चा और एक्स्ट्रा कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। देख हम दोनों में फायदा ही रहे हैं, लेकिन वहां कंट्रीब्यूशन किसमें ज्यादा है और इसमें खर्चा किसमें कम है, ठीक है। इस हिसाब से हम रैंकिंग कर ली हमने स्टेप नंबर 6, ठीक है। अब आगे वही आसान बातें, स्टेप 7, स्टेप 5 भी था सॉरी, ये रैंकिंग वाला, स्टेप 6 यहाँ पे। स्टेप 6 हमारे पास आ जाएगा ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, ठीक है। अब ये बड़ी मजे की चीज है, मेरी फेवरेट ये चीज होती थी कि हम पेन तो बना ही बना रहे हैं ना, ठीक है, बाकी हमारे पास बची बुक, ठीक है। पहले हमने प्रायोरिटी देनी है बुक को, क्योंकि बुक पे खर्चा कम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बुक के कितने यूनिट्स मैं मैक्सिमम फॉर एग्जांपल बना सकता हूँ, ये हमारे पास डिमांड है 130 सॉरी 100 की, ठीक है। और एक पे खर्चा कितना आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, नहीं इसमें वो देखना है ना ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, हाँ सॉरी, मैक्सिमम मेरे पास आर्ट्स कितने हैं, 300। सबसे पहले मुझे क्या बनाना चाहिए, बुक, बुक के मेरे पास कितनी डिमांड है, 100 यूनिट्स की, और एक यूनिट पे कितने घंटे लगते हैं, 1 घंटा। इसका मतलब ये है कि 100 गए, बुक्स मैंने 100% बना ली, बाकी बच गए मेरे पास 200 आवर्स। दूसरे नंबर पर हमें बनाना है स्केल, ठीक है। अगर तो मैं स्केल सारे बनाता, 200 के 200 यूनिट्स बनाता, कोई लिमिटिंग फैक्टर होता ही ना, मेरे पास अनलिमिटेड या फिर एटलीस्ट 360 में 360 रिक्वायर्ड था ना, हाँ 360 मशीन आर होते, ठीक है, फिर तो मैं ये सोचता ही ना, ये स्टैंडर्ड नहीं बनाता। लेकिन बस ये मेरे पास 300 है टोटल। तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास थोपिया वर्ल्ड होती है और ये हमारे पास 360 मशीन आवर्स होते, या फिर हमारे पास अनलिमिटेड मशीन आवर होते, तो मैं जो कितने यूनिट्स बनाने हैं इसके, 200 130 यूनिट्स बनाने हैं, और हर यूनिट पे 2 घंटे लगते हैं, तो मुझे 260 यूनिट्स चाहिए, 260 घंटे चाहिए थे। लेकिन मजबूरी में मेरे पास टोटल मजबूर अब अवेलेबल ही 200 है। तो अब मैं इसको उल्टे तरीके से देखूंगा कि हाँ भाई इन 200 में रहते हुए मैं कितने बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूं 200, और एक बनाने में कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स। इन 200 में रहते हुए मैं तकरीबन, नहीं एक को बनाने में कितना टाइम लगता है, हाँ 2 आवर्स। तो तकरीबन मैं इन 200 में रहते हुए 100 यूनिट्स बना सकता हूँ। ये 200 सारे के सारे खाए जाएंगे इसकी वजह से, ये लग गए, ये हमारे पास जीरो रह गया, ये यहाँ पे। और अब मैं 100 यूनिट्स स्केल भी बना दिया। अगर तो मेरे पास सारे आर्स होते, मैक्सिमम आर्स होते, तो मैं शायद 130 यूनिट्स बना लेता,
ठीक है, अगर 260 आवर्स होते मेरे पास, लेकिन मेरे पास थे ही 200 आवर, तो मैं तकरीबन 100 यूनिट्स ही बना पाया उसकी वजह से। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है पूरा ये क्रक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक दो बातें और भी है, तो मैं साथ जोड़ दूं ताकि मुकम्मल हो जाए। वो ये है कि अगर आपकी ना सवाल में कमिटमेंट गिवन हो, एक होती है कमिटमेंट जो बनाना ही बनाना है, ठीक है, वो फिर हम उसको प्रायोरिटी नंबर 1 ही देते हैं। ठीक है, वो चाहे हमें नुकसान भी दे रहे हैं ना, लेकिन हम वो जबान के पक्के होता है बिजनेसमैन, वो फिर हमें वो बनाना ही बनाना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद हम रैंकिंग करते हैं कि हाँ भाई अब दूसरे तीसरे नंबर पे फायदा किसको हो रहा है। फायदा दो तरीके से हो सकता है, अगर तो सिंपल लिमिटिंग फैक्टर है तो आपने कंट्रीब्यूशन से जज करना है कि कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है, और अगर मेक एंड बाय विद लिमिटिंग फैक्टर है तो आपने देखना है खर्चा किसमें कम पड़ रहा है, और उससे आपने जज करना है। ठीक है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल वो हमें कमिटमेंट होती है तो कमिटमेंट बना के हम बाकी के ऊपर एलोकेशन करते हैं कि बाकी को कितना इसकी वजह से यूनिट्स या हमारे पास जो लिमिटिंग फैक्टर आर्ट्स है वो कितने मिल रहे हैं और कितनी प्रोडक्शन मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, तो वही कमिटमेंट वाली बात भी हो गई। और इसके अलावा हाँ वही बात की एक और बात भी इसमें हो सकती है कि हमारा जो ताल्लुक होता है ना इसके अंदर, वो होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ। आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना सेल प्राइस का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो अगर आपको सवाल में ये दे देना तो फिर आपने इसी को उठा लेना है, वरना आपने ये निकालना भी पड़ सके तो आपको पता हो कि सेल प्राइस में जब हम डायरेक्ट मटेरियल निकालते हैं तो हमारे पास ये निकल आते हैं। ठीक है, और अगर सवाल में आपको ऑलरेडी बता दे कि हमारे पास केजी पर यूनिट इतने हैं, तो आपने वो इस्तेमाल करना है, ये फिर पूरा ये वाला जो डिवाइड करते हैं इनको आपस में, वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर सवाल में बता दे कि टक को 1 घंटा एक यूनिट बनने में 1 केजी लगता है, गाला को 1 यूनिट बनने में 2.6 केजी लगता है, तो आप इसी को इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये चीजें आपने सवाल में देखनी है, जज करनी है। ये हम जो करते हैं ना, आपको मुकम्मल कर देते हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। अब इसके अंदर रहते हुए आपको आसान ही बातें पूछेगा, आपने एमसीक्यूज किए भी होंगे, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं होता। तो ये हमारे पास निकल आता है, और जब इसी को आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारे पास ये आ गए कि हम यूनिट्स कितने बना सकते हैं। अब सपोज हमें सवाल में गिवन है 100 यूनिट्स मैंने बुक के बनाने हैं, और एक से मुझे कंट्रीब्यूशन आती है, सपोज सवाल में दे देता, ठीक है, कि 10 की कंट्रीब्यूशन आती है तो 1000, और स्केल के भी 100 यूनिट्स बनाने हैं, और एक स्केल मेरा 5 का बिकता है 500, और जो हमने पेन के भी यूनिट्स बाहर से खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं 155 नहीं, सपोज की डिमांड गिवन नहीं है, सपोज इसकी होती है कि पेन की हमारी डिमांड 125 यूनिट्स है, और एक पेन मैं बाहर से कितने खरीदता हूँ, ये रहा 15 रुपए का, सॉरी 140 का खरीदता हूँ। ठीक है, और इसको मैं 200 का बेचता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास नहीं नहीं 40, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो 200, तो वो खैर उसकी सेल प्राइस होगी ना। तो सेल प्राइस में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे ना, इसकी वेरिएबल कॉस्ट थी 155, तो 45। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा? चलो हाँ, ये ऐसे ही आएगा क्योंकि इसकी ना कंट्रीब्यूशन जो है ऑलरेडी हमें बेनिफिशियल है, हम बाहर से भी खरीद रहे हैं तो हम बाय डिफॉल्ट 15 का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगी कि कंपनी अपने लिमिटिंग फैक्टर के अंदर रहते हुए, लिमिटेड 300 मशीन आर्ट्स में रहते हुए 7800 की कंट्रीब्यूशन कमा सकती है। ठीक है, इतना आसान स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। समझ आया सारा ये? ठीक है, ठीक। चलो गुड, और अब इसकी प्रैक्टिस करो और फिर इसका मूव लेते हैं।